थैंक यू मीनाक्षी जी। बसंत रुको जी। मुझे अतुल जी बताने आए कि तुम चेयर कर रहे हो जी। और उसका अर्थ होता है कि चेयर इसका ध्यान रखे कि सबको जो नियत समय है वो बोलने के लिए प्राप्त हो। और इस कागज़ पर लिखा है 10 से 12 मिनट बोलने के लिए। मीनाक्षी इतना अच्छा बोल रही थी कि रोका नहीं इनको। सॉरी फॉर दैट। Thank you, Meenakshi ji. Before I ask Dr. Ashok Tandon to share his thoughts with us, I'd like to just share one sentence from Integral Humanism, which for me is the essence of Deen Dayal ji's message on a paradigm shift in development. He wrote, "Integral humanism is the name that we have given to the sum total of various features of Bharatiya Sanskriti, abiding, dynamic, synthesizing, and sublime. This is the ideal that determines our direction. But our idealism does not come from any doctrinal obtuseness. An ideal has to be translated into practice. Our program, therefore, has to be grounded in realism. Indeed, realism is the forte of our program, the measure of our achievements, and the touchstone of our ideal." Dr. Tandon, if you would please share your thoughts with us. Dr. Ashok Tandon was advisor to our former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee. आदरणीय महेश जी, साथियों, यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में महेश जी अल्टरनेटिव पैराडाइम की बात कर रहे थे। 70 के दशक में दीनदयाल जी की मृत्यु के बाद एक पुस्तक आई थी, गांधी, लोहिया एंड दीनदयाल। उस पुस्तक में इन तीन विचारकों का जो दर्शन है उसमें क्या क्या पॉइंट कॉमन है वो दर्शाया गया था। इस कड़ी में मैं एक चौथे और भारतीय वो दर्शन शास्त्र के तो विद्यार्थी नहीं थे लेकिन क्रांतिकारी थे, जयप्रकाश नारायण को भी इसमें शामिल करूंगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज़ादी मिलने के बाद जब हम सरकार बनी तो पहले विचारक गांधी निराश हो गए। 67 में जब संविध सरकारें बनी, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट्स में बनी, जिसमें जनसंघ भी शामिल था, जिसमें समाजवादी आंदोलन के लोग भी शामिल थे, उस एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर लोहिया निराश हो गए। 77 में जब केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी, जिसमें उस समय की जनसंघ और सभी समाजवादी शामिल थे, उससे जयप्रकाश नारायण निराश हो गए। मैं आशा करता हूँ कि दीनदयाल जी की शताब्दी वर्ष में जब हम ये सब चिंतन कर रहे हैं, हम दीनदयाल जी को निराश नहीं करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हुए जिनके दर्शन की मैंने बात की है, इनमें 4 बातें कॉमन थी। जैसे मैंने कहा कि उस पुस्तक में ये बात कही गई थी। पहली बात थी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, ह्यूमनिज्म, इंडियन नेशनलिज्म एंड द कॉमन मैन इन द सोसाइटी। अंत्योदय, जिसको हम लोग दरिद्र नारायण भी कहते हैं। मैं अभी, क्योंकि समय की सीमा बांधी गई है, मैं केवल दरिद्र नारायण के संदर्भ में ही ये विचार रखूँगा कि जब ये दरिद्र नारायण कॉमन है पूरी दुनिया में, मानवता में कॉमन है, वो किसी देश का, किसी जाति का, किसी धर्म का भेदभाव नहीं करता और सारा विश्व उसके कल्याण की बात करता है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी वही बात करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद भी वही बात करता है, गांधी का समाजवाद वही बात करता है, लोहिया का समाजवाद वही बात करता है। तो ह्यूमनिज्म के संदर्भ में ये सब बात की गई, मानव कल्याण की बात की। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होते हैं, क्यों पैदा रहे और आज भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? जब गोल एक है, जैसे कहते हैं भगवान एक है, उसको पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तो रास्ते भी इकट्ठे हैं,
फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट है, और जब तक ये वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर उठकर बात नहीं सोची जाएगी तो हम, चाहे वो यूएन के तत्वाधान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद की तरफ से बात करें, गांधी के समाजवाद की बात करें, लोहिया के समाजवाद की बात, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की बात करें, तो हम वो उस गोल को नहीं पा पाएंगे जब तक हम इन अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनसे ऊपर उठेंगे नहीं। अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट अगर हम देश के संदर्भ में बात करें तो हम अपने समाज में ही देख लीजिए। जाति में कॉन्फ्लिक्ट है, भाषा का कॉन्फ्लिक्ट है, धर्म का कॉन्फ्लिक्ट है, हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट जातियों में है, छोटी जातियों की उपजातियों में भी हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, फिर हम अगर प्रांत की बात करें, देश से आगे जाए तो हमारे नेबरहुड में कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या ये दरिद्र नारायण या जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल, ये क्या दक्षिण एशिया के एक जैसे नहीं है? क्या भारत और पाकिस्तान में ये गरीबी की समस्या नहीं है? लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट हम सब समझते हैं, मुझे उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरे ये यूएन के गोल्स हैं, लेकिन इनको पूरा करने में दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्यों हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम सब, मैंने जैसे बात की, समाज के विभिन्न वर्ग, क्षेत्र में रहने वाले देश और दुनिया में सभी रहने वाले देश, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की ईगो से ग्रसित है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, अपने बारे में एक धारणा है, और जिसको एक हम हेजेमनी कहते हैं वो भी एक कारण है। तो ये जितने कारण हैं, इनसे जब तक ऊपर नहीं उठा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ पर दीनदयाल जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में राम माधव ने बहुत बात कही, तो क्या ये हम केवल यही कहते रहेंगे कि जब तक हमारा दर्शन जो है वो मान्य नहीं होगा? जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है कि वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उनको हमारा कॉन्सेप्ट मंजूर। मैं ये एक प्रश्न उठा रहा हूँ महेश जी कि आखिरकार 70 साल के आज़ादी के बाद भी हमारे देश में ये दरिद्र नारायण आज भी दरिद्र क्यों है? हमने उसको दरिद्र नारायण का भगवान का अंश कहते हैं, और वो तो वहीं खड़ा है, लेकिन हम दुनिया भर की बहस में लगे हुए हैं कि हमारा दर्शन अच्छा है या हमारा दर्शन नहीं अपनाया गया इसलिए ये नहीं हो रहा है। और सरकारें, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आज़ादी के तुरंत बाद जब नेहरूवियन सोशलिज्म आया तो गांधी निराश हो गए। गांधी ने अपना दर्शन दिया था हिंद स्वराज के एक छोटे से डॉक्यूमेंट में, जिसकी अभी शताब्दी मनाई गई कुछ साल पहले। उसको कांग्रेस ने ही भुला दिया और देश चल पड़ा किसी और दिशा में। गांधी से प्रेरित जितने भी समाजवादी थे स्वतंत्रता आंदोलन में, जो गांधी के समाजवाद को मानते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग हो सकते थे। जैसे डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं कर सकती, उनका कहना था जो कुछ करना है। तो लेकिन वो भी उस समय गांधी का जो दर्शन था, क्योंकि वो भारतीय चिंतन पर आधारित था, इसलिए मैंने शुरू में कहा गांधी, लोहिया, दीनदयाल तीनों का जो चिंतन था वो एक डिस्टिंक्टिव नेचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड इंडियन सोशो कल्चरल रियलिटी थी। आफ्टर ऑल गांधी भी दुनिया घूमे थे, उन्होंने भी वेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैं अगर इसमें एक और नाम जोड़ दूं जिस पर हो सकता है विवाद है, वो है डॉक्टर एम.एन. रॉय का। कम्युनिस्ट मूवमेंट के एक इतने बड़े कर्णधार जो दुनिया में जिन्होंने विख्याति प्राप्त की, अंतिम दिनों में वो भी रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा दर्शन एक अच्छा दर्शन है, ये इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। और उसमें जैसे मैं बात कर रहा था तो गांधी निराश हो गए, उसके चलते
जो नेहरू ने समाजवाद देश में लाया, पूरे देश के राष्ट्रवादी समाजवादी चिंतक कांग्रेस से बाहर हो गए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये क्यों अलग हुए कांग्रेस से, जो गांधी के विचारधारा से शामिल थे। इन्होंने एक नई विचारधारा दी जो भी भारतीय दर्शन पर आधारित थी। लेकिन जब पहली सरकार बनी, जैसे मैंने 67 में कहा, ये सारे के सारे नेता जो थे निराश हो गए, क्योंकि उस दर्शन पर सरकार नहीं चली। 77 में जयप्रकाश नारायण, हम लोग भी उस 77 की सरकार में शामिल थे, जो जनसंघ था उस समय। तो मैं ये बार बार एक बात कह रहा हूँ कि हम जो हमारा दर्शन है, दीनदयाल जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, जिसके इतने पक्ष यहाँ पर रखे जा रहे हैं और शाम तक रखे जाएंगे, आज वास्तविक स्थिति क्या है? आज वास्तविक स्थिति दुर्भाग्य से दीनदयाल जी के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के दर्शाए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं क्या? पूरा समाज की मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकार का पक्ष मीनाक्षी जी ने भी रखा, बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अच्छे, लेकिन क्या आज भी इस देश में 30% के लगभग लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं क्या? इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब इसके जिम्मेदार। तो मैं ये एक प्रश्न उठा रहा हूं कि ये जो हम पूरा समाज, पूरी दुनिया, पूरे क्षेत्र एक खामखा में फॉल्स प्राइड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपने आप को सुपीरियर रेस कहना, सुपीरियर धर्म कहना, सुपीरियर किसी ना किसी तरह से उसके ईगोइज्म में फंसना, मेरा मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस कारण है क्योंकि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है, इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सभी लोग चाहते हैं गरीबी दुनिया में हटे, लेकिन नहीं हट रही के पीछे जो कारण है वो कॉन्फ्लिक्ट्स है, और कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे फॉल्स प्राइड है, फॉल्स ईगोइज्म है, और अपने इस तरह की जिसको मैंने 4-5 बातों में उसको मैंने कोशिश की है कि किस तरह का हमारे यहाँ पर फॉल्स प्राइड है, फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है, और हमारे यहाँ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, वन मैन अपशिप है। ये मैं किसी व्यक्ति, समाज, वर्ग के बारे में नहीं कह रहा, पूरी दुनिया में है ये बात। और फिर कहीं ना कहीं रिलीजियस सुपीरियरिटी की बात है, कास्ट सुपीरियरिटी की बात है, कम्युनिटी सुपीरियरिटी की बात है, और इनके चलते जो कॉन्फ्लिक्ट हैं और जिसके कारण सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, दरिद्र नारायण आज भी दरिद्र है। हमें पूरे समाज को भारत में और सभी देशों को दुनिया में मिलकर इन कॉन्फ्लिक्ट के, इस ईगोइज्म के खिलाफ लड़ना होगा, और जब तक हम इसको एकजुट होकर दुनिया इसको लड़ेगी नहीं, तो दरिद्र नारायण की सेवा नहीं हो सकती है। केवल और केवल एक लिप सिंपैथी की बात है, क्योंकि जैसे पाश्चात्य देशों में, मैं इसको विस्तार से जाऊं तो मैं उन वेस्टेड इंटरेस्ट की बात दुनिया के संदर्भ में भी बता सकता हूं, कैसे सुपर पावर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं, कैसे एनजीओज के थ्रू, और किस तरह से दुनिया भर में एक वेस्टेड इंटरेस्ट का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें केवल और केवल निहित स्वार्थ को ही साधने की कोशिश है। कहीं पर भी जेन्युइनली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना, ये एक केवल और केवल लिप सिंपैथी है। वही बात हमारे देश पे भी लागू होती है। यहाँ पर भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हर तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसके चलते ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका कोई बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत आशावान नहीं हूँ कि अगर अगले 70 साल में भी हम अपने देश में इस तरह की गरीबी को हटा पाएंगे, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट देश में भी काम कर रहे हैं। हमें सबसे इनसे ऊपर उठना होगा, वरना ये सब बातें केवल सेमिनार्स तक रहेंगी। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, लेकिन अपने अनुभव से मैंने ये बात कही है कि हमको इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कि हमारा दर्शन बिल्कुल ठीक है और दुनिया भी आज मान रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अपने यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनसे ऊपर उठे बिना ये सब हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, जो आपने कहा उसकी यहाँ ज़रूरत थी, समय की सीमा है। बसंत जयराम जी को बुला। Thank you, Dr. Tandon.
I'd like to now ask Dr. Ramesh Jalan, who's a global advisor on waste management, to share his thoughts with us. Thank you. What am I doing here? Can we? No, not that. Ramesh Jalan, yeah. भाई और बहने, मैं कूड़े का आदमी हूँ। 1991 से मैं कूड़े सफाई में लगा हुआ हूँ, लेकिन देश का कूड़ा साफ नहीं कर पाया। अब मुझे ऑर्गेनाइजर्स एसडीजी और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं। ये बात कैसे होगी?